Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. You are watching Conceptual Study with Sadia Tayyab. जी बेटा जी, आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है. ठीक है. जो हमारा मेन टॉपिक है आज से जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमें 2 से 3 दिन लगेंगे, 2 से 3 लेक्चर्स जो है लगेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करने में. ठीक है. आज हम उसका ओवरव्यू लेंगे कंप्लीट और फर्स्ट पॉइंट जो है उसका आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो बेटा जी, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसे हम क्यों स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप. बेसिकली अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है तो उसे एक ही नज़र में हम सारे के सारे उसके जो स्टेजेस हैं वो डिस्कस नहीं कर सकते. यानी कि एक ही दफ़ा में देख के ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन सिस्टम उसके टिश्यू लेवल को एक ही दफ़ा में डिस्कस नहीं कर सकते. ठीक है. क्योंकि जो ह्यूमंस हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, इस वजह से बेटर ये है, आसानी ये है हमारे लिए कि हम स्टेप बाय स्टेप उसे स्टडी करें. सबसे लोएस्ट लेवल जो है जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं उसे स्टडी करना वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. ठीक है. कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद होते हैं, फिर वो एटम्स मिलते हैं तो किस तरह से उसकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. फिर मॉलिक्यूल्स के मिलने से कौन सी ऑर्गेनेलिज बनती हैं, फिर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज कंबाइन करती हैं तो सेल बन जाता है. ठीक है. उसके बाद फिर टिश्यू लेवल आता है. टिश्यू लेवल के बाद टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं. ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल बन जाता है. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बन जाता है, डेवलप हो जाता है. और जब काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स एक जगह पर इकट्ठे होते हैं सेम ऑर्गेनिजम्स तो वो पॉपुलेशन लेवल बनाते हैं. पॉपुलेशन लेवल फिर डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन करती हैं तो कम्युनिटी बनाती हैं. और फिर कम्युनिटी या पॉपुलेशन जहाँ पर एग्जिस्ट करता है जिस बायोस्फीयर में, जिस हैबिटेट में, उसे बायोस्फीयर कहते हैं. ठीक है. तो एक दफ़ा फिर से हम इन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नेम्स देख लेते हैं. सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट लेवल है वो क्या है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. फिर मॉलिक्यूलर लेवल, फिर ऑर्गेनेलिज प्लस सेल लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और फिर बायोस्फीयर. ठीक है. इन्हें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती जाती हूँ मैम. एटम्स बेटा जो है हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं. और वो एटम्स कितने हैं और कौन कौन से एटम्स हैं वो अभी मैं कंप्लीट डिस्कस करती हूँ आपके साथ. लेकिन यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि कार्बन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम. कुछ ये मेन मैंने यहाँ पर कुछ एटम्स के सिंबल्स लिख दिए यहाँ पर. ठीक है. तो एटम्स जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब क्या है कि ये सी अकेला हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो सिंगल जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा. हाइड्रोजन सिंगल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये इकट्ठे होते हैं मींस कंबाइन करते हैं और ये कंबाइन होकर बना देते हैं मॉलिक्यूल्स. जैसे कि एक मॉलिक्यूल के बारे में हम अच्छे से जानते हैं C6H12O6. ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है. इसके अलावा और बहुत से मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हो सकती है. जैसे कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए. ठीक है. डीएनए भी जो है वो क्या है, वो एक मॉलिक्यूल ही है. ढेर सारे एटम्स और कंपाउंड्स वगैरह मिल के जो है ये मॉलिक्यूल बना देते हैं. ठीक है. तो काफ़ी ज़्यादा एटम्स मिले और एटम्स ने मिलके क्या बना दिया, मॉलिक्यूल्स बना दिया. फिर ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक वे में अरेंज होते हैं और अरेंज होकर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज बना देते हैं. अब ऑर्गेनेलिज जो है वो क्या हो सकती हैं, वो ऑर्गेनेलिज हो सकती हैं राइबोसोम्स, वो हो सकती है माइटोकॉन्ड्रिया, वो हो सकती है गोल्गी ऑपरेटस. ठीक है. फिर वो कंबाइन करते हैं तो बना देते हैं सेल लेवल. यहाँ पर मैं आपको एक मॉडल शो करती हूँ आपके लिए, अगर आसानी हो जाए उसे देख के कुछ. जी बेटा जी, ये कुछ बड़ा है और ये स्क्रीन में देखिए कैप्चर हो रहा है ठीक से. जी ये मॉडल बनाया मैंने सेल का. ठीक है. आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये माइटोकॉन्ड्रिया का है. इसे हम पढ़ेंगे सेल वाले चैप्टर में, बहुत डिटेल से इन सब ऑर्गेनेलिज को हम देखेंगे. ये सेंट्रियोल्स बनाए हैं. ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है. ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये है गोल्गी apparatus. ठीक है. उसके अलावा ये वैक्यूल्स हैं. ये वाले वैक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी राइबोसोम्स हैं. ये फ्री राइबोसोम्स कहलाते हैं और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है ये अटैच्ड राइबोसोम्स कहलाते हैं.
तो ये एक सेल का मॉडल था। बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। बेटा ये एक डिफरेंट ऑर्गेनेली है, ये कोई और ऑर्गेनेली है, ये और ऑर्गेनेली है। तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो है वो क्या करती हैं, ये कंबाइन करती हैं, और कंबाइन करने के बाद ये क्या बना देती हैं, एक कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर बना देती हैं। ठीक है जी बेटे, तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन करेंगी, और ऑर्गेनेलीज जो है वो कंबाइन करने के बाद क्या बना देंगी, सेल बना देंगी। ठीक है, फिर सिमिलर सेल्स जो है वो कंबाइन करते हैं और टिश्यू बना देते हैं। अभी टिश्यू की एग्जांपल हम कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम नर्वस टिश्यू की एग्जांपल ले सकते हैं, नर्वस टिश्यू की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं कंबाइन करते हैं और एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हम किसकी एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कि अगर मैंने नर्वस सिस्टम की बात की है, तो नर्वस सिस्टम जब कंबाइन करेगा तो वो कौन सा ऑर्गन बनाएगा, वो बनाएगा ऑर्गन ब्रेन को बना सकता है। ठीक है, फिर जब ब्रेन जो है अपने रिलेटेड ऑर्गन्स के साथ कंबाइन करेगा, तो उन रिलेटेड ऑर्गन्स के साथ मिलके वो क्या बनाएगा, वो बना देगा एक ऑर्गन सिस्टम। और वो ऑर्गन सिस्टम कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, समझ आ रही है आपको? क्या हमने कहा कि एटम्स मिले मॉलिक्यूल्स बन गया, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ऑर्गेनेलिस, डिफरेंट ऑर्गेनेलिस कंबाइन करती हैं, सेल बना देती हैं, सेल मिलते हैं टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू कंबाइन करते हैं तो एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं तो एक स्पेसिफिक सिस्टम बना देते हैं, जिसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम फिर कंबाइन करते हैं तो एक इंडिविजुअल, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, एनर्जी बनाने के लिए ब्रीदिंग का प्रोसेस चल रहा है उसकी बॉडी के अंदर, ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है, यूरिनरी सिस्टम है। तो जब इतने सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं एक बॉडी के अंदर, तो वो एक कंप्लीट बॉडी कहलाती है, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। तो इंडिविजुअल लेवल आ जाता है। फिर इंडिविजुअल लेवल में हमने कहा कि सेम ऑर्गेनिज्म जब एक ही जगह पर मौजूद होते हैं एक ही टाइम पर, वो पॉपुलेशन बना देते हैं। पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन टू फॉर्म कम्युनिटी। एंड और फिर बायोस्फीयर क्या है कि जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जिस जगह कर अर्थ की जिस जगह पर, उसे हम नाम देते हैं बायोस्फीयर का। ठीक हो गया जी? तो ये है सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नेम्स। तो हमने स्टार्ट करना है आज, सिर्फ हमने पढ़ना है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल के बारे में। ठीक है, तो बेटा जी सबसे पहले तो आप एटम के नाम का मतलब समझेंगे। एटम, आमीन होता है नॉट, ठीक है, और टॉमिन होता है कट। टॉम का मतलब मैंने आपको तब भी बताया था जब हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जहाँ पर मैंने आपको एनाटॉमी के बारे में बताया था कि एनाटॉमी का मतलब होता है, टॉम का मतलब होता है यहाँ पर कट, कि अगर हमने एनाटॉमी डिस्कस करनी है, इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, तो हमने क्या करना है, कट करके उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है। ठीक है बेटा जी? उसके बाद है कि एटम के बारे में पहले कहा जाता था कि इसे कट नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे मज़ीद स्मॉल नहीं किया जा सकता। इसके बारे में कहते थे कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जो कि अर्थ में एग्जिस्ट करता है और इसे हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है सब एटॉमिक लिखा हुआ है, इट मीन्स कि एटम के अंदर मज़ीद चीज़ें मौजूद है। मज़ीद ही जो है स्टडीज़ के नतीजे में पता चला कि एटम जो है उसके तो अंदर मज़ीद सब पार्टिकल्स मौजूद है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके जो इर्द गिर्द जो है शेल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन। तो ये तीन अगर पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है एटम, तो ऑब्वियसली ये इन्हीं तीनों पार्ट्स में डिवाइड भी हो सकता है। एटम के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी। ये हो गया एटम, और एटम के अंदर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके बाद बेटा जो हमने पढ़ना है वो है बायो एलिमेंट। क्या होता है बायो एलिमेंट? बायो एलिमेंट क्या है? ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट्स which form the body mass of living organisms.
आपको पता है कि टोटल कितने बेटा टोटल है 92 नेचुरली अकरिंग एटम्स या एलिमेंट्स। इन 92 में से 16 जो हैं वो 16 लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इन 16 को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है, इन 16 को हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब इन 16 में से, यहाँ पे मैं मज़ीद लिखती हूँ, इन 16 में से जो 6 होते हैं बेटा, वो 6 हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 16 हैं। इन 16 में से जो 6 हैं, 6 बायो एलिमेंट्स मेक्स 99% ऑफ आवर बॉडी मास, और जो बाकी के 10 हैं दे मेक ओनली 1% ऑफ आवर बॉडी मास। लेकिन ये 1% भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनके नेम्स देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है ऑक्सीजन, ठीक है, फिर है कार्बन, हाइड्रोजन, मैं जस्ट सिंबल लिख रही हूँ यहाँ पे, फिर है नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, देन फॉस्फोरस। फिर से देखेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। इनकी परसेंटेजेस भी दी हुई है। जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो 99% हमारी बॉडी का बनाते हैं, इनकी परसेंटेज भी दी हुई है। देखिए, सबसे पहले है 65%। ठीक है, कार्बन 18% हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। नाइट्रोजन 10% मौजूद है, सॉरी हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम जो है वो 2% होगा, और फॉस्फोरस जो है वो 1%। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने अगर इसे लर्न करना है बहुत अच्छे से, तो एक तरफ से ये सीक्वेंस याद कर लें एलिमेंट्स का, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो उस तरफ से आप इसका सीक्वेंस याद करें, 65, 18, 10, 3, 2, 1, 65, 18, 10, 3, 2, 1। ठीक हो गया? आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसको भी सीक्वेंस याद कर लें, इसको भी सीक्वेंस याद कर लें। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल इस तरह से आ सकता है कि आप वो बायो एलिमेंट्स के नाम लिखें और उनके परसेंटेज लिखें जो कि हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं। तो आप उसमें इनके नेम्स लिखेंगे फुल स्पेलिंग्स के साथ। यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंबल्स शो किए हैं, आप इनके परसेंटेज लिख देंगे। ठीक हो गया? दोस्तों, हम देखते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ 1% बनाते हैं हमारी बॉडी का। तो यहाँ पर भी मैं सिर्फ सिंबल लिख रही हूँ। पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैंगनीज, सॉरी ये मैग्नीशियम लिख रही हूँ पहले, फिर आयरन है, फिर कॉपर है, ये है मैंगनीज। Mn मैंगनीज होता है और Mg मैग्नीशियम होता है। फिर है जिंक, लास्ट में है आयोडीन। फिर से सुनने बेटा, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। बेटा ये वाले जो है ये 10% बनाते हैं हमारी बॉडी का, और ये वाले जो है ये वाले जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं ये 1% बनाते हैं हमारी बॉडी का, और ये जो 6 है ये 99% बनाते हैं हमारी बॉडी का। ठीक है, यहाँ पर आपने बायो एलिमेंट की डेफिनेशन याद रखनी है, और इन सब के नेम और सिंबल और ये परसेंटेजेस सब कुछ बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अपने जो है टॉपिक्स वो देखेंगे, उन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। 2 से 3 हमारी वीडियोज़ जो है इसमें लगेंगी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कम्प्लीट करने में। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।